नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार। आज दिल्ली बुलाए गए सभी सांसद। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा देंगे सांसदों को डिनर। अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमले का मुख्य आतंकी शरणजीत कुमार उर्फ सनी बिहार के गयाजी से गिरफ्तार। हमले के पीछे यूरोप, अमेरिका और कनाडा में स्थित हैंडलर की साजिश का हुआ था खुलासा। गुजरात, राजस्थान में अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट। पंजाब में अभी जनजीवन प्रभावित। दिल्ली में अभी खतरे के निशान के पार है यमुना का जलस्तर। अमेरिका में बेरोजगारी दर 4 साल के उच्चतम स्तर पर। अर्थव्यवस्था के जानकारों ने ट्रंप की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। वॉल स्ट्रीट सूचकांक गिरावट के साथ बंद। और हॉकी एशिया कप के सुपर 4 में आज भारत और चीन की भिड़ंत। जीत के साथ फाइनल में जगह बनाने पर होगा टीम इंडिया का जोर। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को निर्देश जारी किया है। पार्टी ने सभी सांसदों को आज दिल्ली पहुंचने को कहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को होना है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति को और मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम तय किए हैं। आज शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर सांसदों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। इसके अगले दिन यानी कल 7 सितंबर की सुबह 9 बजे से देर शाम तक पार्टी सांसदों की कार्यशाला होगी। ये कार्यशाला 8 सितंबर को भी जारी रहेगी, जो संसद परिसर के जीएमसी बालयोगी सभागार में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। कार्यशाला के खत्म होने के बाद 8 तारीख प्रधानमंत्री मोदी भी अपने आवास पर सभी सांसदों के लिए रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये पूरा कार्यक्रम उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सांसदों को एकजुट करने और रणनीतिक रूप से दिशा देने के उद्देश्य से रखा गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी ने अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमले के मुख्य वांछित आतंकवादी आरोपी शरणजीत कुमार उर्फ सनी को गिरफ्तार किया है। शरणजीत को बिहार के गया से पकड़ा गया। ये गिरफ्तारी 15 मार्च 2025 को हुए आतंकी हमले के सिलसिले में की गई। शरणजीत पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला के कादिया गांव का रहने वाला है और उस पर हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि हमला 2 बाइक सवार हमलावरों गुरसिदक सिंह और विशाल गिल ने विदेशी आकाओं के निर्देश पर किया था। एनआईए की जांच में यूरोप, अमेरिका और कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद आकाओं द्वारा रची गई साजिश का खुलासा हुआ। आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने पाया कि इन संचालकों ने भारत में अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं को आतंकी उपकरण, धन, रसद सहायता और लक्ष्य का विवरण प्रदान किया था। 1 महीने पहले एनआईए द्वारा इलाके की तलाशी लेने के बाद शरणजीत बटाला से फरार हो गया था। मानवीय और तकनीकी खुफिया जानकारी के आधार पर व्यापक जांच के बाद आखिरकार गया में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आधे भारत के लिए मौसम मुसीबत का सबब बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व के राज्यों में बारिश से जनजीवन खासा प्रभावित है। वहीं आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बारिश से थोड़ी ही सही लेकिन राहत मिलने की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो आने वाले 2 दिन दिल्ली वासियों को बारिश से राहत देने वाले होंगे। हालांकि 8 सितंबर से बारिश का दौर एक बार फिर देखने को मिलेगा। बात गुजरात की करें तो राज्य के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के अलावा पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में आज भी भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी आज भारी बारिश और आंधी तूफान से कई इलाके प्रभावित नजर आ सकते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश का अनुमान है।
उत्तर पूर्वी राज्यों की बात की जाए तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। वहीं समुद्री इलाकों में तेज हवाओं के चलने की चेतावनी भी जारी की गई है, जिससे मछुआरों को समुद्र में न जाने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पंजाब के कई जिले इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं, तो वहीं लगातार हो रही बारिश ने भी परेशानियां और बढ़ा दी हैं। लेकिन अब बारिश से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आज से मौसम खुलने का अनुमान है। हालांकि आसमान में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी, लेकिन धूप निकलने से लोगों को काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार तत्परता के साथ राहत कार्य में जुटी हुई है। खतरे के मद्देनजर यमुना के किनारे रह रहे लोगों को पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दिल्ली सरकार इन लोगों के रहने और उन्हें राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रही है। वहीं कई क्षेत्रों में पीने का पानी रिलीफ कैंप तक पहुंच गया है, जिससे वहां रह रहे लोगों को कहीं और शिफ्ट किया गया है। भारी बारिश और आंधी तूफान से उत्तराखंड समेत देश के कई उत्तरी राज्य प्रभावित हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, जिससे कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं और जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आंधी तूफान के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। उत्तराखंड के देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में आज कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले। यार अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा। ले ले भाई। लाइफ का कोई भरोसा नहीं। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिवसीय इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया है। इस एक्सपो का आज आखिरी दिन है। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों को व्यापारियों और खरीदारों को एक साथ एक मंच पर लाना है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया मेडटेक एक्सपो में भारत ने अपने फार्मा इंडस्ट्री, चिकित्सा उपकरणों और इनोवेशन की ताकत का प्रदर्शन किया है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड के लक्ष्य के साथ इस एक्सपो में देश भर के MSME, स्टार्टअप्स, अनुसंधान संस्थान, राज्य मंडप, भविष्य के नवाचार पवेलियन और केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग अपनी नवीनतम पहलों और तकनीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। उद्देश्य एक है, भारत को मेडटेक क्षेत्र में नवाचार और विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें जो कस्टमर और दी सेलर जब एक साथ बैठ के बातें करते हैं तो कस्टमर को पता लगता है हमारी स्ट्रेंथ। हम अपनी स्ट्रेंथ पिछले 10-15 साल से वर्ल्ड को दिखाते रहे हैं और हर साल ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल बायर्स हैं या ग्लोबल पेशेंट्स हैं वो हमारी हेल्थ केयर सप्लाईज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक्सपो की खासियत यह है कि इसमें 30 से अधिक देशों से 150 से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खरीदार शामिल हुए हैं।
ये मंच भारत के विस्तृत मेडटेक इकोसिस्टम में वैश्विक साझेदारी और निवेश की संभावनाओं को तलाशने का अवसर प्रदान कर रहा है। आयोजन को मजबूती मिली है अग्रणी उद्योग संगठनों के व्यापक सहयोग से। 6 सितंबर तक चलने वाले इस एक्सपो में नई तकनीकों के प्रदर्शन के साथ साथ नीतिगत विमर्श, B2B मीटिंग्स और स्टार्टअप की भागीदारी पर विशेष जोर है। इसका लक्ष्य है स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण बनाना। जो गवर्नमेंट का कुछ साल पहले PLI स्कीम लेके आई थी, उसमें भी काफ़ी काफ़ी कंपनीज ने उसका फ़ायदा लिया है और आई थिंक और आगे आत्मनिर्भरता में आज की तारीख में भी हम काफ़ी इंटरमीडिएट्स है जो रॉ मटेरियल बनाने में जो यूज़ होते हैं वो काफ़ी इंपोर्ट कर रहे हैं। वी कैन सी कि वो भी कम हो रहा है। टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स मल्टीपल डोजेज फॉर्म्स बनाते हैं और जो हम लोग WHO सर्टिफाइड हैं एंड WHO अप्रूव्ड हैं एंड वी सप्लाई टू अ लॉट ऑफ not only lot of states and cities in the country but also out of India. इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 इस बात का प्रमाण है कि भारत न केवल घरेलू स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी की जरूरतें पूरी करने में सक्षम है, बल्कि विश्व स्तर पर मेडटेक विनिर्माण और नवाचार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। और बदलता बिहार एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक दौर से गुजर रहा है, जिससे बिहार से रोजगार की तलाश में हर साल लाखों लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर थे। आज उसी बिहार में हर साल लाखों लोग रोजगार के लिए वापस आ रहे हैं। बात बदलते बिहार की इस श्रृंखला में रिवर्स पलायन पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सन 2005 के पहले बिहार में इंडस्ट्री के नाम पर ईंट भट्टा उद्योग था, लेकिन सन 2005 के बाद जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी तो खास तौर से इंडस्ट्री पर विशेष ध्यान दिया गया। उस समय पलायन एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन आज बिहार में रिवर्स पलायन की बात हो रही है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं रिवर्स पलायन की कहानी कामगारों की जुबानी। अपनों से दूर जिंदगी की जद्दोजहद झेलने वाले हजारों कामगार अपने बिहार की माटी की ओर वापस लौट रहे हैं। इससे बिहार की तस्वीर बदल रही है। कई वर्षों तक नोएडा और फिर लुधियाना में काम करके बिहार लौटे मुजफ्फरपुर निवासी अरुण कुमार गिरी बताते हैं, आने जाने में प्रॉब्लम होता था, रूम मालिक टाइम से पैसा नहीं देते थे तो वो टॉर्चर करता था, फैक्ट्री में पैसा टाइम से नहीं दे पाता था। लेकिन बिहार में जब से उद्योग लगा है, इसमें सरकार का बहुत अहम रोल है। 17/9/2023 से हम इस कंपनी में काम करते हैं। जब से ये फैक्ट्री लगा है 2 साल हो गया करीबन, और 2 साल से मैं बहुत अच्छा से काम कर रहा हूँ और आने जाने में भी मेरे घर से कोई दिक्कत नहीं है और रहने का भी कोई दिक्कत नहीं है और पैसा भी यहाँ टाइम से मिलता है। बिहार सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने उद्योग लगाया, और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि और उद्योग लगाया जाए। बड़ा बड़ा कंपनी, स्पोर्ट कंपनी है, रीचा हुआ, परल ग्लोबल है, बहुत सी कंपनी है, नेक की है, एडिडास की है, वो सब को बुलाया जाए। तमिलनाडु के तिरुपुर से बिहार लौटे मुजफ्फरपुर निवासी जयशंकर कुमार झा। बिहार में हो गया कंपनी अच्छा है, लाभ भी अच्छा है। खाना पीना का वहाँ भी दिक्कत था, रूम का भी दिक्कत था, परेशानी सब था। वहाँ न रहने का जगह था सही से, न कुछ था। इसी के लिए यहाँ बिहार में आए गए। बिहार में कंपनी अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, इसी के लिए। दिल्ली से बिहार लौटे मुजफ्फरपुर निवासी सद्दाम बताते हैं, मैं दिल्ली में पहले काम करता था, वहाँ रूम का दिक्कत था, पानी वानी का दिक्कत था, इसलिए अपना घर पकड़ लिए, घर पर यहाँ काम करे। काम में मेरा सीखना अच्छा हो गया। यहाँ मुजफ्फरपुर में यहाँ काम करते, वहाँ पानी का, खाना पीना का दिक्कत होता था, इसलिए यहाँ काम पकड़ लिए, यहीं काम करते। काम के लिए तमिलनाडु से बिहार आई एक महिला कामगार को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सबको अच्छा मेरे कंपनी इतना अच्छा लग रहा है, रोजगारी के लिए है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा खास बातें हैं लेडीज के लिए है, कहीं पे भी बाहर नहीं निकलता था। हाँ, रोजी रोटी के लिए है, इतना अच्छा लग रहा है, काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है काम करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह बिहार में इंडस्ट्री के मामले में फिजा कैसे बदल रही है। हम कल फिर आएंगे रिवर्स माइग्रेशन की एक नई कहानी को लेकर। तब तक आप देखते रहिए DD न्यूज। और अब खबर अर्थ जगत से। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार का लेटेस्ट डेटा जारी कर दिया है।
रिजर्व बैंक के मुताबिक 29 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 3.5 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 694.23 बिलियन डॉलर हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के एक प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां बढ़कर 583.93 अरब डॉलर हो गई है। भारत के गोल्ड रिजर्व में 1.76 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद ये बढ़कर 86.77 बिलियन डॉलर हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने के शेयर को 2021 से लगभग 2 गुना कर लिया गया है। विशेष आहरण अधिकार का मूल्य 40 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.78 बिलियन डॉलर हो गया है। इस साल जुलाई में भारत का व्यापारिक निर्यात 7.29% बढ़कर 37.24 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि पिछले साल इसी महीने ये आंकड़ा 34.71 बिलियन डॉलर था। और अब आम आदमी के कार खरीदने का सपना पूरा होने में और आसानी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार के जीएसटी सुधारों का सीधा असर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। कार और बाइक के साथ साथ कृषि के उपयोग में आने वाले ट्रैक्टर पर जीएसटी दरों में कमी से किसान और आम खरीदार को राहत मिली है। जीएसटी दर के बदलाव से सामान्य वर्ग को राहत मिलेगी, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों पर टैक्स में कटौती से किसानों को सीधा फायदा होगा। सरकार ने छोटे पैसेंजर वाहनों और दोपहिया वाहनों की कीमतें कम करने के लिए जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। नई कर दर पेट्रोल में 1200 सीसी और डीजल में 1500 सीसी तक इंजन क्षमता वाले वाहनों पर लागू होगी। साथ ही 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर भी यह छूट लागू होने से दाम में कमी आएगी और आम खरीदार को राहत मिलेगी। साथ ही छोटे और बजट सेगमेंट के वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। वहीं ऑटो रिक्शा और 3 पहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है, जिसका सीधा लाभ ऑटो चालकों को मिलेगा। इससे लोकल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन पर जीएसटी दर 18% कर दी गई है। इससे बस, एम्बुलेंस और अन्य जरूरी वाहनों के दाम में कमी आएगी। ट्रांसपोर्ट और हेल्थ सेक्टर की सेवाओं में वृद्धि होगी। From 28 to 18% on small cars and motorcycles which are equal to or below 350 cc. Reduction of GST from 28 to 18 on buses, trucks and ambulances. Uniform rate of 18% on all auto parts. वहीं ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों पर टैक्स में कटौती से किसानों को सीधा फायदा होगा। ट्रैक्टर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसका किसानों को बहुत लाभ होगा। ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों के दाम कम होंगे। इसके अलावा ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जबकि ट्रैक्टर टायर पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जिससे ट्रैक्टर के पुर्जों की कीमत में भी कमी आएगी। मशीन के दाम कम होने से किसानों की लागत कम होगी, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी स्लैब में इस व्यापक बदलाव और कंपनसेशन सेस को हटाने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में आने वाले महीनों में मजबूत मांग देखने को मिलेगी। ऑटो निर्माता कंपनियां अगले कुछ तिमाहियों में बिक्री में तेज उछाल की उम्मीद कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कैरेबियन देश जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस ने लगातार तीसरी बार चुनावी जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि वे भारत और जमैका के बीच मित्रता के संबंधों को और प्रगाढ़ करने और आपसी सहयोग को मजबूत बनाने की दिशा में काम करने के इच्छुक हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश में लिखा था, डॉक्टर एंड्रयू होल्नेस की तीसरी बार जमैका पार्टी को जीत के लिए बधाई। भारत जमैका के मित्रतापूर्ण जो संबंध हैं उनको और गहरा करने और दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की आशा करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
एक्स पर अपने संदेश में लिखा। और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 50वें संस्करण में भारत की मौजूदगी बेहद खास है। देखिए टोरंटो से मुनमुन भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। क्या आपने 1975 की जानी मानी भारतीय फिल्म शोले देखी है? अगर नहीं देखी और आप उसको एक नए अंदाज में देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, क्योंकि यहाँ उसके 4K रिस्टोर्ड वर्जन की होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। फिल्म की रिस्टोरेशन प्रक्रिया में करीब 3 साल लगे, जिसके लिए मुंबई और ब्रिटेन से आर्काइव सामग्री ली गई। इसका पहला प्रीमियर इस साल इटली के इल सिनेमा रिट्रोवेटो फेस्टिवल में हुआ था। शोले की स्क्रीनिंग हिंदी सिनेमा की उस विरासत को सलाम है जो 50 साल बाद भी सांस्कृतिक प्रतीक बनी हुई है। साथ ही सत्यजीत रे की क्लासिक अरणयेर दिन रात्रि का भी रिस्टोर्ड वर्जन दिखाया जाएगा। ये फिल्म मई में 78वें कान फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हुई थी और अब पहली बार उत्तरी अमेरिका में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा रही है। भारतीय सिनेमा की नई फिल्मों और वेब सीरीज का भी चयन हुआ है। नीरज घायवान की होम बाउंड, जिसे मशहूर निर्देशक प्रोड्यूसर मार्टिन स्कॉर्सेसी ने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस किया है, इसमें ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर ने अभिनय किया है। कांस में 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन पाने के बाद अब ये फिल्म टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के गाला प्रेजेंटेशंस में दिखेगी। विकास रंजन मिश्रा की बयान यौन शोषण के आरोपों पर आधारित थ्रिलर डिटेक्टिव स्टोरी है। इसका वर्ल्ड प्रीमियर टोरंटो में होगा। ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के डिस्कवरी सेक्शन में चुनी गई एकमात्र भारतीय फिल्म है। अनुराग कश्यप की मंकी इन अ केज स्पेशल प्रेजेंटेशन सेक्शन में दिखाई जाएगी। अगर हम टिफ 50 को लेकर भारत के विजन की बात करें तो ये विजन भारत की फिल्मों को आगे बढ़ाने का सिर्फ नहीं है, बल्कि वेव्स बाजार के थ्रू नारी शक्ति को आगे बढ़ाना और भारत को मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर का ग्लोबल हब बनाना है। कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, टोरंटो से दूरदर्शन न्यूज के लिए। और खेल की खबरों में हॉकी एशिया कप के सुपर 4 के अपने आखिरी मुकाबले में भारत का सामना चीन से होगा। बिहार के राजगीर में चल रहे मुकाबले में भारतीय टीम की नजर चीन के खिलाफ मैच को जीतकर फाइनल में जगह बनाने पर टिकी होगी। सुपर 4 में भारत 2 मैचों में 4 अंक लेकर शीर्ष पर है, जबकि चीन और मलेशिया के 3 अंक हैं। सुपर 4 चरण से शीर्ष 2 टीमें फाइनल में जाएंगी और भारत के लिए एक ड्रॉ भी काफी होगा। गौरतलब है कि भारतीय टीम ने सुपर 4 के पहले मुकाबले में साउथ कोरिया के साथ 2-2 का ड्रॉ खेला था। उसके बाद भारत ने दूसरे सुपर 4 में मलेशिया को 4-1 से करारी शिकस्त दी। ऐसे में इस मुकाबले में भारतीय टीम बढ़े हुए मनोबल के साथ मैदान पर उतरेगी। और देश में ओणम पर्व की शुरुआत हो चुकी है। 10 दिनों तक चलने वाले ओणम का त्योहार केरल में प्रमुखता से मनाया जाने वाला उत्सव है। इस पर्व को ओणम राक्षस राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक माना जाता है। ये तस्वीरें केरल के त्रिशूर जिले में स्थित गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर की हैं, जहां ओणम का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं केरल के एर्नाकुलम में स्थित त्रिक्काकरा वामन मूर्ति मंदिर में भी ओणम के अवसर पर प्रसाद का वितरण किया गया। और आज हर दस्तावेज, हर चैट, हर पासवर्ड और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कई चीजें जुड़ी हैं हमारे जीमेल अकाउंट से। इसलिए साइबर अपराधियों के निशाने पर है हमारे मेल बॉक्स। आज करीब 250 करोड़ से भी ज्यादा जीमेल यूजर्स को हैकर्स निशाना बना चुके हैं। चाहे फिशिंग मेल हो या फ्री गिफ्ट वाउचर का लालच देता कोई रंग बिरंगा संदेश, हर मैसेज के पीछे हो सकता है हैकर्स का बिछाया जाल। फिशिंग ईमेल क्या होता है कि वो लिंक किसी और चीज़ का होता है और हमको किसी और चीज़ का दिखाया जाता है। हमको दिखाया जाता है कि आपका जो केबल टीवी का है, आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स है, तो आपके OTT प्लेटफॉर्म से मेल आएगा। ऐसा आपको लगेगा कि OTT प्लेटफॉर्म से मेल आया है, वो एक्चुअली वहाँ से नहीं होगा और आपको लगेगा कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है क्योंकि आपका जो भी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन आपने डाली थी वो चल नहीं रही है। तो आप तुरंत इस पर क्लिक करें, नहीं तो 1 घंटे के अंदर अंदर बंद हो जाएगा। तो आप बोलते जल्दी से क्लिक करके कर देता हूँ। अब वो क्लिक हियर, आपको पता नहीं है कि वो क्लिक हियर कौन सा दरवाजा है और वो कहाँ खुलता है।
तो हैकर्स के निशाने पर होता है आपका पैसा, आपकी मेहनत की कमाई, जिसके लिए होती है आपकी पहचान, बैंकिंग डिटेल्स और आपकी डिजिटल दुनिया से जानकारी चुराने की कोशिश। इनके लुभावने तरीकों में आप ना फंसें, तो इसके लिए आपको रखना होगा किन बातों का ध्यान। जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात फिशिंग अटैक्स की और बताएंगे आपको कैसे आप इनसे बच सकते हैं। सबसे बड़ी लापरवाही बिना सोचे, बिना परखे, बिना ध्यान दिए किसी भी चीज पे क्लिक कर देते हैं। आपको लालच दे के आपसे क्लिक कराया। इंसानों को तो टारगेट किया ही जाता है, पर इंस्टीट्यूशंस को भी टारगेट किया जाता है। उनको आपके पैसों तक पहुंचना है। देखिए साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।